हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम गति चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को गति की परिभाषा समझाई थी। इसके बाद हमने भौतिक राशियों के बारे में देखा था कि क्या होती हैं भौतिक राशियां, जिसके बारे में हम आगे फिजिक्स वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे और भी भौतिक राशियों के बारे में। उसके बाद हमने अदिश, सदिश राशियां, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा था। आज हम दूरी के बारे में पढ़ेंगे, दूरी क्या होती है। इसके बाद हम विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम चाल और वेग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। दूरी, दूरी होती है दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के बीच में तय की गई कुल पथ की लंबाई। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब जैसे मान लीजिए हम सुबह स्कूल जाते हैं, कोई बच्चा है वो अपने घर से स्कूल के लिए निकला। उसका घर जहां पर है उसे हम मान लेते हैं ओ बिंदु। उसका जो विद्यालय है उसे हम मान लेते हैं ए बिंदु। तो ओ बिंदु से ए बिंदु तक जाने के लिए जितना रास्ता उसे तय करना पड़ा वो हो गई उसके द्वारा तय की गई दूरी। अगर उसका घर और स्कूल बिल्कुल आमने सामने है तो ये रास्ता वो सीधे सीधे तय करके जा सकता है। ओ से ए के बीच की जो पथ की लंबाई है ये हो जाएगी उसकी दूरी। या अगर मान लो उसका घर और स्कूल आमने सामने नहीं है, उसे कहीं से घूम कर जाना पड़ रहा है, तो ये जो जहां से जिस भी रास्ते से वो घूम कर गया वो हो गई उसकी तय की गई दूरी। उस समय ये हो जाएगी पथ लंबाई। अब इस तरह के कई रास्ते हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी दिन उसको अपने भाई की साइकिल मिल गई और वो गलियों में से घूमते फिरते हुए जा रहा है और वो इस तरह से वो अपने विद्यालय तक पहुंचता है। तो ये जो रास्ता उसने तय किया, अब ये उसकी तय की गई दूरी हो गई। अब सपोज उसकी जो घर से स्कूल तक की सीधे जो ये पथ की लंबाई थी ये थी 5 किलोमीटर। यहाँ पर वो थोड़ा घूम कर गया, ये मान लीजिए हो गई 5.5 किलोमीटर। यहाँ जब वो गलियों से घूम कर जा रहा है तो ये हमने मान लिया हो गई 6 किलोमीटर। और इस तरह के 2 या 3 नहीं, असंख्य रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है वो पहले मान लीजिए अपने किसी दोस्त के घर गया किसी पी पॉइंट पर, उसके बाद वो एक बुक शॉप पे चला गया बुक लेने के लिए किसी क्यू पॉइंट पर, उसके बाद वो अपने विद्यालय गया ए पॉइंट पर। तो उस समय पर उसकी पथ की लंबाई क्या हो गई? ओ से लेकर पी, पी से क्यू और क्यू से ए। तो ये जो पथ लंबाई है हम इस तरह से दर्शा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर उसका सीधे रास्ता है, बीच में कोई घर नहीं है, तो उसकी जो पथ लंबाई है वो हो गई ओ से वो सीधे ए तक जा रहा है। और ये कितनी है ये पथ की लंबाई? 5 किलोमीटर है। यही उसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई। अगर वो सीधे ना जाकर ऐसे घूम फिर के जा रहा है, सपोज यहाँ रास्ते में एक पॉइंट आता है बी, तो उसकी पथ लंबाई ओ, बी और बी से फिर ए, ये हो गई उसकी पथ लंबाई। और उसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई 5.5 किलोमीटर्स। यहाँ पर उसकी पथ लंबाई 6 किलोमीटर ओ से ए तक जाने में।
ये हो गई उसके द्वारा तय की गई दूरी। और अगर वो O से पहले P तक गया, P से Q तक गया, Q से A तक गया, O से P, then Q and then A, ये मान लीजिए है 7 किलोमीटर। तो यहाँ पर उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? 7 किलोमीटर हो गई, क्योंकि उसने जो रास्ता लिया और अपने पॉइंट तक पहुंचने के लिए, विद्यालय तक पहुंचने के लिए जो रास्ता तय किया, वही हो गई उसकी तय की गई दूरी। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म होती है विस्थापन। विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम यानी कम से कम शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट जो लंबाई होती है, वो होती है हमारा विस्थापन। तो देखिए, अगर यहाँ पर इसमें हम बात करें कि एक विद्यार्थी है, अपने घर से अपने विद्यालय उसे जाना है, उसके लिए असंख्य रास्ते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन कोई एक रास्ता होता है जो उसकी शुरुआत, आरंभिक बिंदु, जो उसका घर है जहाँ से वो चल रहा है, वहां से उसका जो अंतिम बिंदु है, यानी उसका यहाँ पर हमने अंतिम बिंदु कहाँ पहुंचना है, उसे विद्यालय पहुंचना है। तो उसके घर से उसके विद्यालय तक की जो सबसे शॉर्टेस्ट, बिल्कुल सीधे सीधे वो जाए और कहीं भी उसको इधर उधर ना घूमना पड़े और उसका विद्यालय आ जाए, जो सबसे शॉर्टेस्ट लंबाई होती है वो होती है विस्थापन। अगर मैं दूसरी टर्म्स में समझाऊं तो किसी मूल बिंदु या आरंभिक बिंदु से हम कितना विस्थापित हो गए हैं। मूल बिंदु क्या था? घर, और अंतिम बिंदु विद्यालय, उसकी जो न्यूनतम लंबाई है। अब चाहे इसने कोई भी रास्ता अपनाया हो, लेकिन अपने मूल बिंदु से जब ये बच्चा विद्यालय पहुंच गया है या हम विद्यालय पहुंच गए हैं, तो हम अपने घर से डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कितनी दूर है हम, वो होता है, यानी अपने घर से हम कितना विस्थापित हो गए हैं, वो होता है हमारा विस्थापन। और जो विस्थापन है वो हमारी एक सदिश राशि है, जबकि जो दूरी होती है वो हमारी अदिश राशि होती है। अब ये विस्थापन की हमें ज्यादातर जरूरत कहाँ पड़ती है? जैसे एरोप्लेन्स वगैरह में जब जाते हैं तो उनको, जो पायलट हैं, उनको डायरेक्शंस दी जाती है कि आप 3 किलोमीटर नॉर्थ में या 5 किलोमीटर आप ईस्ट में जाइए या वेस्ट में जाइए। तो वहां पर इस विस्थापन में जो हमारी दिशा है उसकी जरूरत पड़ती है। तो जो विस्थापन होता है वो होता है हमारे आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब हम समझते हैं सरल रेखीय गति क्या होती है। देखिए, एक सरल रेखा यानी एक नंबर लाइन जो एक रीजन O से शुरू होती है। अब यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, 0 से लेकर किलोमीटर्स में कुछ मैंने इसमें पॉइंट्स डाल दिए हैं 5 के डिस्टेंस पर। तो इसमें हमें देखना है जो 0 है उसे हमने एक पॉइंट का नाम दे दिया O, यानी ओरिजिन या मूल बिंदु। अब कोई वस्तु है, सपोज कोई कार है, इस कार ने मूल बिंदु O से चलना शुरू किया और चलते चलते ये कार एक बिंदु A, जो कि इसके मूल बिंदु से 60 किलोमीटर दूर है, वहां पर पहुंच गया। वहां पर पहुंच गई जो कार है, 60 किलोमीटर पर पहुंच गई। तो O से A तक की इन दो बिंदुओं की जो कुल पथ लंबाई है वो हो गई हमारी दूरी। कितनी है ये कुल पथ लंबाई? ये 0 से 60 यानी कितनी है? 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारी दूरी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर हो गई। अगर हम यहीं पर
इनकी न्यूनतम पथ लंबाई देखें, यहां से यहां तक की, तो न्यूनतम पथ लंबाई भी हमारी 60 किलोमीटर ही है। तो उसका विस्थापन भी कितना हो गया, 60 किलोमीटर हो गया। अब यही हमारी कार ए बिंदु से अब वापस चली गई बी बिंदु तक, ओ से ए तक आई और ए से हमारी कार चली गई है बी बिंदु तक। अब इसके द्वारा तय की गई दूरी ओ से ए तक कितना चली है, 60 किलोमीटर चली होगी। उसके बाद ए से बी तक आने के लिए कितने किलोमीटर चली, देखिए 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये हो गई हमारी 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ तक 25 किलोमीटर्स और इसने चला है वापस आने के लिए। तो 25 किलोमीटर, तो इसने कुल कितना रास्ता तय किया, पहले 0 से 60 तक आई, फिर 60 से फिर 25 किलोमीटर और चली है। तो कुल जो इसकी जो पथ लंबाई हो गई वो हो गई 85 किलोमीटर, यानी इसके द्वारा जो तय की गई दूरी हो गई वो हो गई हमारी 85 किलोमीटर। और इस पॉइंट पर अगर हम इसका विस्थापन देखें तो विस्थापन जैसे कि मैंने बताया था, मूल बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी होती है। मूल बिंदु था कौन सा, ओ बिंदु था। ओ बिंदु से अब ये वस्तु भले ही ये वापस जाकर फिर आई है, लेकिन अभी इसका अंतिम बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु है इसका बी। तो ओ से लेकर इस अंतिम बिंदु बी तक की न्यूनतम दूरी कितनी है, ये 0 पर है, ये 35 पर है, तो कितनी हो गई, 35 किलोमीटर्स हो गई। ये यहाँ से हम समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दूरी और विस्थापन के बीच में। दूरी के लिए हम कुल पथ की लंबाई को देखते हैं कि कुल कितना चली, लेकिन जो विस्थापन है वो होती है हमारी मूल बिंदु और जो हमारा अंतिम बिंदु है उनके बीच की कुल कितनी पथ लंबाई है। इसी तरह से अब यही वस्तु आगे और एग्जांपल देख लेते हैं। यही वस्तु अब बी से सी पॉइंट पर चली गई जो हमारी गाड़ी थी, तो कितना और ये चली, 35 से 5 और 5 यानी 10 और चली। 60 पहले था क्योंकि ये पहले ओ से ए तक आई जो 60 किलोमीटर है, ए से फिर बी तक आई जो हमारा 25 किलोमीटर है, और बी से अब ये कहाँ पहुंच गई है, सी पर पहुंच गई है, और सी तक पहुंचने के लिए इसको 10 किलोमीटर और चलना पड़ा है। तो जो टोटल इसके द्वारा तय की गई दूरी है वो हमारी हो जाएगी 95 किलोमीटर। और अगर अभी हम इसमें विस्थापन निकालें, अगर विस्थापन हम देखते हैं तो अब इसका अंतिम बिंदु सी है। ये सी इसके आरंभिक बिंदु ओ से कितना दूर है, 25 किलोमीटर। ये 0 पर है, ये 25 पर है, यानी वो वस्तु अपनी मूल बिंदु से कितना दूर हट गई है, यानी विस्थापित हो गई है। कितना हो गई है, 25 किलोमीटर। अब यही वस्तु सी, देखिए ओ से ए पर आई, ए से बी पर, बी से सी पर। अब ये सी से, अब गाड़ी वाले का मन किया मैं तो फिर से वापस जा रहा हूं, सी से ये फिर से बी पर आ गया है। अब इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, 0 से पहले ए पर गया, ए से बी, बी से सी और सी से फिर से बी, तो ये भी इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, 0 से ए 60, ए से बी 25 थी, और बी से सी हमारी 10 थी, और सी से ये
फिर से बी पर गया, यानी फिर से 10 किलोमीटर और इस गाड़ी ने चला। तो इसकी जो टोटल अब पथ लंबाई है कितनी इसने तय की, 105 किलोमीटर। और अब इसी केस में अगर हम देखें इसका विस्थापन, अब इसका अंतिम बिंदु क्या है, अब इसका अंतिम बिंदु है बी, क्योंकि सी से फिर से बी पर चली गई है। और आरंभिक बिंदु शुरू कहां से किया था, वही 0 से। तो 0 से अंतिम बिंदु बी तक की कितनी पथ की लंबाई है, 35 किलोमीटर। ये हो गई हमारा विस्थापन। अब यही एक हमारी वस्तु है, ओ से पहले ए पर गई, ए से ये वापस ओ पर आ गई सीधे। तो ओ से जब ए पर गई तो इसने कितनी दूरी तय की हो गई, ए 60 किलोमीटर है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय की, 60 किलोमीटर इसकी पथ लंबाई थी। अब ए से ये वापस ओ पर गई तो ये कितना है, 60 ही है। तो इसको वापस जाते हुए भी 60 किलोमीटर चल के जाना पड़ा, यानी टोटल कितना पथ इसने तय किया, 120 किलोमीटर। वो हो गई इसकी, इस गाड़ी के द्वारा, इस कार के द्वारा तय की गई दूरी। अब इसी केस में हम इसका विस्थापन निकालेंगे। अब देखिए, ये वस्तु ओ से चली, ए पर पहुंची, ए से वापस ये अब कहां पहुंच गई है, ओ पर पहुंच गई है। इसका जो आरंभिक बिंदु था वो कहां था, 0 पर था। अंतिम बिंदु कहां पर है, वो भी तो 0 पर है। तो अपनी जगह से ये कितना विस्थापित हुई, ये तो विस्थापित हुई ही नहीं, ये वापस घूम के कहां पर, वहीं पर आ चुकी है। विस्थापन हम क्या कहते हैं कि मूल बिंदु और अंतिम बिंदु, या आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। लेकिन यहाँ तो आरंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, तो इसका मतलब उसका विस्थापन यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन हो जाएगा यहाँ पर 0, यानी वो विस्थापित हुई ही नहीं, चाहे वो कितना ही घूम फिर के आई हो। उसने दूरी तो तय की, दूरी कितनी तय की, 60 जाना और 60 किलोमीटर की वापस आना। लेकिन क्योंकि वो जहां पर थी वहीं पर पहुंच गई है, तो अपनी शुरू वाली जगह से तो वो हटी ही नहीं, वापस आ गई वहीं पर। अब जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पर खड़ी हूं, मैं इस बोर्ड के एक कोने से बोर्ड के इस दूसरे कोने तक आ गई। ये मैंने दूरी तय की, वो मेरा आरंभिक बिंदु था। यहाँ अगर ये मेरा अंतिम बिंदु है, मैं यहीं पर रुक जाती हूँ, तो ये मेरे द्वारा तय की गई दूरी है, और यही मेरे द्वारा जो विस्थापन हुआ है, मेरा अपनी जगह से जो विस्थापन हुआ है वो भी यही है। यहाँ पर तो मेरी दूरी और विस्थापन दोनों ही बराबर हो जाते हैं, जैसा हमारे यहाँ पहले केस में था कि 0 से अगर ए पॉइंट पर गाड़ी पहुंची तो उसकी दूरी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर, और उसका विस्थापन भी कितना हो गया, 60 किलोमीटर। इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, इस केस में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं वापस यहां से अपने मूल बिंदु पर आ गई हूं, तो दूरी तो मेरे द्वारा तय की गई। पहले मैं यहां से उस कोने तक गई, वहां से फिर यहां आ गई, तो जो ये पथ मैंने चला, ये तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी हो गई। लेकिन मेरा विस्थापन कहाँ हुआ, मैं तो अपनी जगह पर ही हूं। तो इसका मतलब इस केस में जब कोई वस्तु वापस अपने मूल बिंदु से शुरू हुई, अंतिम बिंदु तक गई, और अगर वापस अपने मूल बिंदु पर आ गई, तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। इसके अलावा एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है
कि जो दूरी है, अगर आप यहाँ पे हर जगह पर आप नोट करोगे, दूरी इस केस में हमारी दूरी बराबर है, लेकिन बाकी सभी में आप देखोगे जो दूरी है, हमने पॉइंट सेम लिए थे, 0 से यहाँ पर भी A पर गई, A से B पर गई, 0 से A पर गई, A से B पर गई, तब हमने विस्थापन देखा था। तो हर बार दूरी और विस्थापन में जो हमारी दूरी है वो या तो विस्थापन से एक बड़ी वैल्यू आ रही है या बराबर आ रही है, या तो हमेशा दूरी ज्यादा होगी या विस्थापन के बराबर होगी। जैसे हमने पहले केस में देखा था, 0 से O से A तक जब गाड़ी पहुंची तो हमारी दूरी भी 60 किलोमीटर थी और विस्थापन भी 60 किलोमीटर था, लेकिन जब वो A पर पहुंच के फिर वो वापस जाने लगी तो हमारी दूरी तो बढ़ती गई, लेकिन विस्थापन, क्योंकि वो मूल बिंदु के क्लोज जा रही थी, पास जा रही थी, विस्थापन कम होता गया। तो इस तरह से हमें एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बहुत ही पॉइंट मिलता है कि जो दूरी है वो विस्थापन से या तो बड़ी हो सकती है या बराबर हो से, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। जो हमारी दूरी होती है ये हमारी एक अदिश राशि है, दिशाहीन, इसमें कोई दिशा नहीं होती। जबकि जो हम विस्थापन लेते हैं, क्योंकि वो हमारी न्यूनतम और एक डायरेक्ट हमारी स्ट्रेट पथ लंबाई होती है, तो उसमें हमें दिशा बताने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये हमारी एक सदिश राशि है। ये अदिश राशि है, ये हमारी सदिश राशि है। जो दूरी होती है वो हमारी 0 नहीं होगी। अगर दूरी 0 हुई दैट मीन्स वस्तु चली ही नहीं, वो विरामावस्था में है। लेकिन हाँ, वस्तु चली है, उसके बाद भी जो विस्थापन होता है वो हमारा 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। एक एग्जांपल्स छोटे छोटे लेकर और समझ लेते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पर दौड़ लगाते हैं। अब किसी एक व्यक्ति ने यहाँ पर A पॉइंट से चलना शुरू किया और ये जो ट्रैक है, इसकी जो ये लंबाई है, ये है 200 मीटर। एक व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया, A से उसने चलना शुरू किया और वापस ये A पर ही आ गया। A से चलना शुरू किया, वापस A पर आ गया। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? इसके द्वारा तय की गई दूरी कितना, जितना लंबा ये ट्रैक है जितनी इस पथ की लंबाई है, क्योंकि जो दूरी है वो तो हमारी कुल लंबाई होती है। कुल कितना चला? 200 मीटर ही चला, तो हमारी यहाँ पर दूरी हो जाएगी 200 मीटर। लेकिन इसी, ये हमारी दूरी हो गई, लेकिन अगर इसी केस में हमसे पूछा जाए कि उस व्यक्ति का विस्थापन कितना हुआ, अब यहाँ पर कितना विस्थापन हुआ? A से चला था और वापस A पर ही आ गया, तो अपने उसके मूल बिंदु या आरंभिक बिंदु जो A था और अब अंतिम बिंदु भी A ही है, दोनों के बीच में तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, कोई अंतर है ही नहीं। तो इसका मतलब मूल बिंदु और मूल बिंदु या आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या हो गई? 0। तो इसका A से A में विस्थापन हो गया 0 मीटर, यानी विस्थापन हुआ ही नहीं, 0 हो गया विस्थापन। इस तरह से हम विस्थापन निकाल सकते हैं। अब इसी में एक और मैं एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगी। एक पर्सन A से चला और वो एक पॉइंट B
जो कि इसके आधे रास्ते पर है, यानी यहां से यहां तक 100 मीटर। ए से चला, बी पर पहुंच गया जो कि 100 मीटर का रास्ता है। तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो हमारी कितनी हो जाएगी? ए से जब ये बी तक गया, जितना इसने रास्ता तय किया यानी 100 मीटर, जो यहां से यहां तक की लंबाई है। अब हमारा आता है यहाँ पे विस्थापन कितना होगा। तो ये बहुत ही ध्यान देने की बात है कि इस केस में विस्थापन कितना होगा। विस्थापन होता है हमारा न्यूनतम लंबाई। अब ए से बी की न्यूनतम लंबाई अगर आप देखोगे तो ये है हमारी न्यूनतम लंबाई। तो अगर बिल्कुल सीधे सीधे जाया जाए तो ये हमारी न्यूनतम लंबाई। ये हमारा, अगर ये हमारा एक सर्कल है तो ये हमारी त्रिज्या, और त्रिज्या का डबल हमारा व्यास होता है, जिसे हम वृत्त के परिमाप वाले फॉर्मूला जो 2πr होता है उससे हम निकाल सकते हैं। तो ये हम आपका ये हमें परिमाप एक वृत्त का दिया हुआ है 200 मीटर, तो 2πr का फॉर्मूला लगाकर हम इस r को यानी त्रिज्या को निकाल लेंगे। त्रिज्या हमारी 31 नियरली 31 आती है, और क्योंकि ये 31 के आसपास सिर्फ ये हाफ है और हमारी पथ लंबाई इसकी डबल होगी क्योंकि ये व्यास है, तो ये लगभग हमारी आ जाएगी 62 मीटर के लगभग जो हमारा विस्थापन है वो आ जाएगा हमारा। अब इसी तरह से एक और मैंने यहाँ पर पथ तैयार किया है। मान लीजिए एक वर्गाकार खेत है, इसकी जो एक भुजा है ए से बी तक जाना, ये है हमारी 10 मीटर। अब किसी पर्सन ने ए से बी तक जाना शुरू किया। ए से बी तक जब ये पहुंचा तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर ही हो गई। और विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन भी हमारा 10 मीटर ही हो गया। तो इसमें 10 मीटर ही चला है और अपनी जगह से ये 10 मीटर ही विस्थापित हुआ है। अब यही पर्सन बी से सी पॉइंट तक चला जाता है, तो इसके द्वारा तय की गई इस कुल पथ की लंबाई, यानी पहले ये ए से बी तक गया तो इसने कितना चला? 10 मीटर चला। फिर ये बी से सी तक गया। अब क्योंकि ये एक वर्गाकार खेत है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर ही होगा। तो यहाँ से यानी ये 10 मीटर और चला तो इसकी कुल पथ की लंबाई हमारी कितनी हो गई? 20 मीटर। ये हो गई हमारे इसके द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ पर अब ये है तो हम इसका विस्थापन निकाल लेंगे। ये तो हमने दूरी देखी है। विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट और सीधी डिस्टेंस किसी भी मूल बिंदु से न्यूनतम। अब ये तो इसकी न्यूनतम तो नहीं है, ये तो यहाँ से भी और छोटा रास्ता हो सकता है, यहाँ से अगर ये जाता तो और छोटा रास्ता हो जाता। तो इसकी न्यूनतम अगर हम देखें तो ये लंबाई आती है न्यूनतम लंबाई। तो ये जो है अगर हम इसकी वैल्यू इस रास्ते की लंबाई निकाल लेते हैं तो वो होगा हमारा विस्थापन ए से सी। अब इसे हम कैसे निकालेंगे? अगर आप देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि मैंने वर्ग लिया है और इसके ये जो एंगल हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। और एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इसका जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सी बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होता है ए
सी के स्क्वायर के, यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखेंगे। ए भी हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस बी सी भी हमारा 10 है, बराबर है हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100 प्लस 100 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 200 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एंड ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 200। इसको आगे और हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका 10 इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर रूट में है, ये 10 2 टाइम्स है तो ये बाहर आ जाएगा और 10 रूट 2 ये जो है ये हो गई हमारी ए सी। इस पद की लंबाई 10 रूट 2 इतने मीटर, तो ये हमारा विस्थापन हो जाएगा 10 रूट 2। अब इसी में हम आगे देखते हैं। अब ये सी से यही व्यक्ति आगे पॉइंट डी पर चला गया, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी ए से बी 10 मीटर। जब ये बी से सी पर गया तो फिर इसने 10 मीटर चला, और सी से अब डी पर गया तो फिर से इसने 10 मीटर चला, यानी टोटल इसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई 30 मीटर। और यहीं पर अगर हम विस्थापन निकाल लें तो ये ए से अब ये है डी पर, तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी ए और डी के बीच की कितनी है। अब हम यहाँ पर ये रास्ता क्या चल के गया है उसे हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम क्या देखेंगे कि दोनों के बीच की सीधी सीधी कितनी दूरी है। तो कितनी दूरी है, ये जो डिस्टेंस है ये ए और डी के बीच की दूरी है, यानी अपनी जगह से वो कितना विस्थापित है, जितना ये पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी है। और ये कितनी है, ये है हमारी 10 मीटर। तो इस केस में भी विस्थापन कितना हो गया, 10 मीटर ही हो गया। इसी में लास्ट डी से ये पर्सन आ गया ए पर, तो डी से ए पर आया तो इसकी दूरी ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। तो टोटल जो पथ की लंबाई है 10 10 10 और 10, ये तो हमारी हो जाएगी दूरी, यानी टोटल जो दूरी इसने तय की वो हो गई हमारी 40 मीटर। और अगर यहाँ पर हम विस्थापन देखें तो ए पॉइंट से चला था, दूरी तय करके वापस वहीं आ गया, मूल बिंदु भी वही है, अंतिम बिंदु भी वही है, यानी विस्थापन तो हुआ ही नहीं, जहां था वहीं आ गया है। तो इस केस में जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0, यानी 0 इस केस में विस्थापन हो जाएगा। आई होप आपको दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। आगे के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चाल और वेग के बारे में, और उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।